चलिए आज हम लोग समझते हैं कैलकुलेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एन एटम। एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, उनका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो उनका कैलकुलेशन के लिए जैसे प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है, ये जो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनके कैलकुलेशन जो है अलग होते हैं। जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये दोनों तो तुम्हारा एटॉमिक नंबर यानी जेड के बराबर होते हैं, लेकिन ये आइसोलेटेड जो एटम होते हैं, आइसोलेटेड आइसोलेटेड एटम के लिए ही ये वैलिड है। यानी एक तो प्रोटॉन आइसोलेटेड एटम, इसमें आयंस नहीं होते। जैसे जेड एटॉमिक नंबर जिस जैसे हर एलिमेंट का कुछ एटॉमिक नंबर तो होता है, ये उतने ही अमाउंट में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उस आइसोलेटेड एटम में प्रेजेंट होंगे। बताइए न्यूट्रॉन जो होता है वो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी न्यूट्रॉन जो है उस एटम का जो मास होगा और उसमें से एटॉमिक नंबर जो होगा उसको माइनस कर दो तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन उसमें। जैसे अगर हम लोग पोटेशियम ले लें, पोटेशियम, तो पोटेशियम का जो कैलकुलेटिव मास होता है वो होता है 39 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 19। तो इसमें प्रोटॉन कितना हो जाएगा 19, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे 19 और न्यूट्रॉन जो होगा वो हो जाएगा 39 माइनस 19। यहाँ पे 39 क्या है एटॉमिक मास और यहाँ पे 19 क्या है एटॉमिक नंबर। तो 39 माइनस 19 यानी कि 20 इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे। हाइड्रोजन का जो एक आइसोटॉप होता है प्रोटियम, हाइड्रोजन का जो आइसोटॉप होता है प्रोटियम यानी H, ये इसमें जो है न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं। क्यों क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये इसका क्या है जेड, ये इसका क्या है एटॉमिक मास, इसमें हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी 0। इसलिए पूरे 118 एलिमेंट में हाइड्रोजन का जो प्रोटियम है H1, ये जो है केवल एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं 0। समझ बात है? बाकी दो कौन है, एक है ड्यूटेरियम 111, एक 1 2 और एक होता है ट्राइटियम 1T3। समझ बात है? ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ये तीन आइसोटॉप्स होते हैं तुम्हारे हाइड्रोजन के। बाकी ये तो समझ में आया सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कैसे कैलकुलेशन करेंगे। अब जानते हैं वैलेंसी को। वैलेंसी इसको ऐसे समझो जैसे किसी भी एलिमेंट के लास्ट सेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या करेंगे, लूज करेंगे। यानी वो इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और लूज करेंगे तो उनका वैलेंसी क्या होता जाएगा +1 +2 और +3। जितना वैलेंसी को लूज करेंगे उतना प्लस साइन आता है। इलेक्ट्रॉन्स को अगर लूज करें तो पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन को गेन करें तो क्या आता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कटायन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम लोग अनायन बोलते हैं। तो वैलेंसी का नेचर कैसा हो गया, दो तरह का, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पॉजिटिव वाले को कटायन, निगेटिव वाले को अनायन। अब पॉजिटिव वाले को कटायन क्यों बोलते हैं, यहाँ देखो एक बीकर है जिसमें हमने सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन दिया है। अब सोडियम क्लोराइड में सोडियम जो है पॉजिटिव आयन होता है, क्लोरीन नेगेटिव आयन होता है। इसमें दो हम लोग रॉड डाले हैं, एक पॉजिटिव रॉड जिसको एनोड बोला जाता है, एक निगेटिव रॉड जिसको कैथोड बोला जाता है। तो जो निगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। तो इसी कारण से जो निगेटिव आयन होता है वो पॉजिटिव आयन की तरफ जाता है, यानी एनोड की तरफ जाता है, जिसके कारण उसको अनायन बोलते हैं। और पॉजिटिव आयन जो है वो निगेटिव की तरफ यानी जिसको कैथोड कहते हैं, तो पॉजिटिव कैथोड की तरफ जाता है, इसलिए उसको कटायन भी बोला जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। और जिनके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 7 भी कुछ हद तक, तो वो क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। जो शेयर करते हैं वो क्या होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, इसीलिए इनका कोवैलेंसी निकाला जाता है। इनका क्या निकाला जाता है, कोवैलेंसी। जैसे कार्बन हो गया
सल्फर हो गया, सल्फर, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे क्या है, ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका कोवैलेंसी होता है, यानी इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो है +4 या -4 दोनों में से कोई एक इनका वैलेंसी हो सकता है, +4 या -4 दोनों में से कोई हो सकता है वैलेंसी, क्योंकि ये या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे या शेयर करेंगे। जैसे कार्बन, कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन को वो लूज तो कर नहीं सकता है क्योंकि उसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। दूसरा, वो गेन भी नहीं कर सकता है क्योंकि पहले से उस पर 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 उसका एटॉमिक नंबर है, तो पहले से 6 इलेक्ट्रॉन है, और 4 इलेक्ट्रॉन अगर और आ जाए तो ज्यादा लोड हो जाएगा, जिसके कारण कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करता है। और क्योंकि ये शेयरिंग करता है और कोवैलेंट कंपाउंड होता है, तो यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो कंपाउंड शेयर करते हैं उनके वैलेंसी को हम लोग कोवैलेंसी बोलते हैं, यानी कोवैलेंट कंपाउंड्स के वैलेंसी को कोवैलेंसी बोला जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग मीथेन लेते हैं, तो मीथेन का क्या होता है, CH4, मीथेन का क्या होता है, CH4 होता है। तो CH4 का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, मीथेन CH4 का, CH4, तो C 4 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, होगा कि नहीं होगा, होगा। यही होता है मीथेन का स्ट्रक्चर, ये हो गया। तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, ये जो कार्बन है ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इन सारे के इलेक्ट्रॉन को क्या किया, शेयर किया। तो इसका जो वैलेंसी होगा वो क्या होगा, कोवैलेंसी होगा, यानी यहाँ पे कोवैलेंसी ऑफ कार्बन और कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन का क्या होगा, कोवैलेंसी 4 और हाइड्रोजन का 1। कैसे, कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन को, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, तो इसका कोवैलेंसी क्या हो गया, 4। और हाइड्रोजन कितना कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, तो उसका कोवैलेंसी क्या हो गया, 1। यानी जितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट शेयर करेगा, कोवैलेंट कंपाउंड शेयर करेंगे, वही उसका कोवैलेंसी होता है। समझ में बात है। जैसे CO2 का अगर देखें तो कार्बन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो इसमें देखो कार्बन का, इसमें कोवैलेंसी क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयर किया, और ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या हो जाएगा, 2, कोवैलेंसी क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसका कोवैलेंसी हो गया ऑक्सीजन का 2 और कार्बन का हो गया 4। बात समझ में आ गई। उसी तरह से जैसे एल्यूमिनियम नाइट्राइड हो गया या मैग्नीशियम नाइट्रेट हो गया, बहुत तरह के कंपाउंड्स होते हैं, और सारे क्या करते हैं, कोवैलेंसी को ही शो करते हैं। ठीक है, एक टर्म आता है यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 तरह का होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो इसमें क्या होता है कि जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज कर दो, जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज कर दोगे उतना तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी आ जाएगा। और ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं, जिसके कारण इनमें साइन लगाना पड़ता है। जैसे अगर हम लोग ANN का बात करें, इसका ALN यानी एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ALN, इसका अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें एल्यूमिनियम है और क्या है, नाइट्रोजन है। तो एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन, इन दोनों का अगर हम लोग करें तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन जो होता है उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 5 होता है, तो 1 2 3 4 5 हो गया। तो इसमें क्या करता है कि एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम, उसको 3 इलेक्ट्रॉन है और उसको 5 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन एक तरह से और चाहिए उसको। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्योंकि 5 उसके पास पहले से, 3 और ले लेगा तो उसका कंप्लीट हो जाएगा। यानी नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया,
तो n पे पावर -3 आएगा, -3 आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो माइनस में। और एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट कर रहा है। एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट कर रहा है, जिसके कारण कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन। एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो देने में क्या आता है, प्लस इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, लूज करने पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 लूज कर रहा है, तो +3। और नाइट्रोजन कितना गेन कर रहा है, 3, तो -3। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी में माइनस और प्लस ये दोनों साइन लगाना कंपल्सरी होता है, कोवैलेंसी में नहीं लगाते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग MgN3 ले लें, मैग्नीशियम नाइट्राइड ले लें, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड में क्या होता है, ट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड में मैग्नीशियम है, सोडियम मैग्नीशियम, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, Mg3N2 है ना, मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो मैग्नीशियम कितना है, 3, तो 1 मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम और 3 मैग्नीशियम। तो 3 मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और नाइट्रोजन कितना है, 2। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मैग्नीशियम है। अब यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है, इसको कितना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से लेगा, 1 यहाँ से और 1 यहाँ से। इसमें भी 1 यहाँ से लेगा, 1 यहाँ से लेगा और 1 यहाँ से लेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, नाइट्रोजन जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 3, यानी n पे पावर -3, क्योंकि ले रहा है, गेन कर रहा है, तो n -3। और मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2, Mg2+। तो इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का +2 और नाइट्रोजन का -3। इसीलिए अब देखो, क्योंकि पहले हम लोग पढ़े नहीं है कि मैग्नीशियम जब भी किसी कंपाउंड को लिखते हैं तो उनके वैलेंसी को लिखते हैं ना, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी को सिंपल में हम लोग वैलेंसी भी बोलते हैं। तो नाइट्रोजन का कितना है, 3, मैग्नीशियम का कितना है, 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा, Mg3N2। समझ बात है, कैसे वो आया Mg3N2, ऐसे। इलेक्ट्रोवैलेंसी में ये ध्यान रखना है कि इसमें साइन लगाना कंपल्सरी होता है। समझ बात है।